2026 में दुनिया एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रही है, एल नीनो। ये पैसिफिक ओशन में होने वाला एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ ओशंस तक लिमिटेड नहीं होता। एल नीनो दुनिया के वेदर सिस्टम्स, एग्रीकल्चर, फूड प्राइसेस, वाटर सप्लाई और इकोनॉमीज तक को अफेक्ट कर सकता है। और इंडिया के लिए ये टॉपिक स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का मॉनसून डायरेक्टली एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी और रूरल इकोनॉमी से कनेक्टेड है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एल नीनो होता क्या है, इंडिया के मॉनसून को ये कैसे अफेक्ट करता है, सुपर एल नीनो क्यों रिस्की माना जाता है, इंडिया पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इंडिया को फ्यूचर के लिए क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। इंडिया का मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर के बीच इंडिया को एनुअल रेनफॉल का मेजर पार्ट देता है। इसी रेनफॉल से रिवर्स रिचार्ज होती हैं, डैम्स फिल होते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव होता है और क्रॉप्स सर्वाइव करती हैं। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन आज भी इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और इंडिया का एक बड़ा फार्मलैंड एरिया अभी भी रेन फेड है। मतलब वहाँ फार्मिंग इरिगेशन पर नहीं बल्कि मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है। अगर मॉनसून अच्छा होता है तो क्रॉप्स बेटर होती हैं, फार्मर्स की इनकम इंप्रूव होती है, रूरल डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर मॉनसून वीक होता है तो फार्मिंग हिट होती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, रूरल इकोनॉमी स्लो होती है और ओवरऑल इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए इंडिया में मॉनसून सिर्फ वेदर इवेंट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है। अब समझते हैं मॉनसून का बेसिक साइंस। समर सीजन में इंडिया का लैंड मास क्विकली हीट होता है। जब लैंड हीट होती है तो हॉट एयर राइज करती है और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। दूसरी तरफ इंडियन ओशन कंपैरेटिवली कूलर होता है, जहाँ हाई प्रेशर जोन डेवलप होता है। विंड का बेसिक रूल होता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसी वजह से मॉइस्चर फिल्ड विंड्स इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ आती हैं। इन्हीं विंड से रेनफॉल होती है और इसी प्रोसेस को हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। लेकिन मॉनसून सिस्टम सिर्फ इंडियन ओशन पर डिपेंड नहीं करता, पैसिफिक ओशन भी इनडायरेक्टली इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है और यहीं से एल नीनो का रोल शुरू होता है। नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन के ऊपर ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। ये विंड्स वार्म वाटर को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया साइड पुश करती हैं। इस रीजन में वार्म वाटर कलेक्ट होने से इवेपोरेशन बढ़ता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्ट्रांग रहती है। ये सर्कुलेशन इंडियन मॉनसून को सपोर्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन एल नीनो के टाइम ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं और वार्म वाटर इंडोनेशिया साइड से शिफ्ट होकर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक यानी साउथ अमेरिका साइड मूव हो जाता है। इससे पैसिफिक ओशन की नॉर्मल सर्कुलेशन वीक हो जाती है। इंडोनेशिया साइड कन्वेक्शन कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पर पड़ सकता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर चेंजेस इंडिया के रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। एल नीनो इंडिया को मेनली 3 तरीकों से अफेक्ट कर सकता है। पहला इम्पैक्ट है वीक मॉनसून। एल नीनो के टाइम मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट वीक हो सकता है, इससे रेनफॉल कम हो जाएगी, मॉनसून डिले हो जाएगा और कुछ रीजन्स में ड्राई कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। दूसरा इम्पैक्ट है अनइवन रेनफॉल। कभी कुछ एरियाज ड्रॉट फेस करते हैं और कुछ एरियाज में सडन हैवी रेनफॉल या फ्लड्स देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ रेनफॉल का अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि रेनफॉल का टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक फेज में ड्रॉट हो और दूसरे फेज में एक्सेस रेनफॉल तो क्रॉप्स दोनों सिचुएशंस में ही डैमेज हो सकती हैं। तीसरा इम्पैक्ट है हीट वेव्स और वाटर क्राइसिस। वीक क्लाउड कवर और हाई टेम्परेचर्स हीट वेव्स को इंटेंस बना सकती हैं। अगर रेनफॉल कम होती है तो रिजर्वॉयर्स प्रॉपर्ली रिचार्ज नहीं होते, ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे जा सकता है और सिटीज के साथ रूरल एरियाज में वाटर शॉर्टेज का रिस्क भी बढ़ सकता है। हर एल नीनो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। साइंटिस्ट सी सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज के बेसिस पर एल नीनो की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। जब वार्मिंग अनयूजुअली स्ट्रांग हो जाती है, स्पेशली 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, तब इसे पॉपुलरली सुपर एल नीनो कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स इंडिया के लिए हिस्टोरिकली रिस्की रहे हैं। पास्ट में कुछ वीक मॉनसून्स और ड्रॉट लाइक कंडीशंस स्ट्रॉन्ग एल नीनो फेजेस के साथ ऑब्जर्व की गई हैं। हर एल नीनो ऑटोमेटिकली ड्रॉट नहीं लाता, लेकिन ये मॉनसून रिस्क को ज़रूर इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए क्लाइमेट एजेंसीज पैसिफिक ओशियन वार्मिंग को क्लोजली मॉनिटर करती हैं। अगर ओशियन और एटमॉस्फेयर स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं तो एल नीनो का इम्पैक्ट और ज़्यादा नोटिसेबल हो सकता है।
इंडिया के लिए एल नीनो का सबसे बड़ा रिस्क एग्रीकल्चर, फूड प्राइसेस, रूरल इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से कनेक्टेड है। सबसे पहला रिस्क है एग्रीकल्चर क्राइसिस। राइसेस, पल्सेस, सोयाबीन, शुगर केन और कॉटन जैसे क्रॉप्स रेनफॉल सेंसिटिव होते हैं। वीक मॉनसून प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। प्रोडक्शन कम हुआ तो फार्मर्स की इनकम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा रिस्क है फूड इन्फ्लेशन। अगर क्रॉप प्रोडक्शन कम होती है तो मार्केट सप्लाई रिड्यूस हो सकती है। इसका इम्पैक्ट दाल, चावल, वेजिटेबल्स और अदर फूड आइटम्स के प्राइसेस पर दिख सकता है। फूड इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लो इनकम हाउस होल्ड्स पर होता है, क्योंकि उनकी इनकम का मेजर पार्ट फूड पर ही स्पेंड होता है। तीसरा रिस्क है रूरल इकोनॉमी स्लो डाउन। फार्म इनकम कम होगी तो रूरल स्पेंडिंग भी कम हो सकती है। इसका इम्पैक्ट ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और अदर रूरल डिमांड सेक्टर्स पर पड़ सकता है। चौथा रिस्क है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। हीट वेव्स के टाइम कूलिंग डिमांड बढ़ जाती है। एसीज, फैंस और इरिगेशन पंप्स की वजह से पावर कंजम्पशन स्पाइक कर सकता है। अगर डैम्स में पानी का लेवल कम होगा तो हाइड्रो पावर जनरेशन भी अफेक्ट हो सकती है। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है। अब सवाल ये है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को लॉन्ग टर्म में मॉनसून डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी होगी। इसके लिए फोकस होना चाहिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बेटर वेदर फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्रॉप इंश्योरेंस और स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट। फार्मर्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना होगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया को एग्रीकल्चर डिपेंडेंट वर्कफोर्स को ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ भी शिफ्ट करना होगा, क्योंकि एक डिस्टेंट ओशन करंट का 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी पर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन सिंपल है, एल नीनो सिर्फ एक क्लाइमेट इवेंट नहीं है, ये इंडिया के फूड सिस्टम, वाटर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, रूरल इकोनॉमी और इन्फ्लेशन तक को अफेक्ट कर सकता है। फाइनल आउटकम हमेशा अनसर्टेन होता है, क्योंकि मॉनसून के कई फैक्टर्स इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, क्लाइमेट और इकोनॉमी आज डीपली कनेक्टेड हैं। पैसिफिक ओशन में होने वाली वार्मिंग का इम्पैक्ट इंडिया के फार्मर्स, फूड प्राइसेस और आम लोगों की डेली लाइफ तक पहुंच सकता है। अगर इंडिया को फ्यूचर के लिए रेडी रहना है तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इनफ नहीं होगी, इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट भी बनना होगा, क्योंकि फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कंट्री वही होगी जिसके पास सिर्फ रिसोर्सेज नहीं बल्कि वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट स्टेबिलिटी भी होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।